अच्छा भी अच्छा जी बेटा, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन के ऊपर जाएंगे। लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आज कंप्लीट होता है नहीं होता आई डोंट नो, लेकिन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास बेटा 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला काम जो आपने रिवीजन में कर रहे हैं हम, वो ये कर रहे हैं कि हम रिड्यूस कोर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है क्या नहीं, इसको देखेंगे। और हम थॉरली बुक से देखेंगे। इस वक्त हम कोई नोट्स फॉलो नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, इस चीज को देखने के लिए, क्योंकि इसका सबसे अच्छा जवाब आपकी किताब आपको देगी। आप एक मर्तबा टॉपिक को समझ लो किताब से, उसके बाद आपकी मर्जी, जिस चाहे नोट से, जिस नोट से आप याद कर लो, परवाह नहीं है, लेकिन पहले एक मर्तबा टॉपिक समझ लो। तो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले 1.6, 1.7 और 1.8 तीनों सीक्वेंशियल टॉपिक्स हैं हमारे पास बुक में। अब 1.1 इंट्रोडक्शन है, 1.2 पे डोब्राइनर्स कट गया पूरा, 1.3 पे न्यूलैंड कट गया पूरा, 1.4 पे लेदरमेयर कट गया पूरा, 1.5 पे मेंडलीज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ कट गया पूरा। यहां से शुरू हो रही है कहानी बेटा 1.6 से। अब मॉडर्न, यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से रिलेटेड या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो कुछ आपके कोर्स में है वो आपका हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ रहा है? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आता है कि जो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया वो कैसे बनाया। वो हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया बेटा। उस एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी से हम आगे मतलब एटॉमिक नंबर पर आ गए। देन उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर हमने देखा एटॉमिक नंबर डिपेंड कर रहा है, तो हमने कहा पीरियोडिसिटी पे भी होगा, फिर उस पर रिसर्च शुरू हुई। और एंड देन 1919 तक पीरियोडिक टेबल पब्लिश हो गया। तो इसमें सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। उसके बाद अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सवाल कर रहे होते हैं कि सर ये इस सवाल में क्या करें, उस सवाल में क्या करें। बेटा जब आप एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लासिफाई कर रहे हैं, तो मेरी बात याद रखिएगा, आपको एस पी डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज लिखनी है अलोंग विद देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके लिए देखो आपके बुक के पेज नंबर 8 पर एक टेबल बना हुआ भी है। ये आपके एस ब्लॉक के लिए आ गया, ये पी ब्लॉक में 1 से पी ब्लॉक में 2 हिस्सों में तोड़ दिया है पी ब्लॉक को, एक्टिव एलिमेंट और इनर्ट या नोबल गैसेस। फिर डी ब्लॉक में आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। अब अब यहां के बाद ना, अब के बाद परेशानी खत्म। अब कोई नहीं पूछना सर ऐसे सवाल आए तो क्या करें, वैसे सवाल आए तो क्या करें। भाई साफ साफ नजर आ रहा है कि आपकी बुक में टॉपिक नंबर 1.7 में बड़ी बड़ी हेडिंग डली हुई है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब इस टॉपिक में आप अंदर आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एक टेबल बना हुआ है, और इस टेबल में आपको ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है, जिसमें आपको एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज बतानी है, उनका सब ग्रुप बताना है और उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। बुक में लिखी हुई है ये चीज, सही है भाई। अच्छा इसमें अब आपके पास आ जाता है, यहां देखो, अब यहां से लाइन पढ़ो जरा। द टेबुलर अरेंजमेंट following off-bow principle is called long form of periodic table. Periodic table is built up as follows on the basis of electronic configuration. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो सर ये सब भी आ रहा है, और फिर सर ये भी तो है ना, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब क्या करें? एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ये क्या था? क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म था, सॉरी। जो मैंने अभी आपको बात बताई है ना, वो कि आपने ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बेटा, सॉरी वो मैंने टॉपिक नंबर 1.8 के लिहाज से बता दिया, मैंने उसे गलत समझ लिया था पढ़कर। इसमें थोड़ी सी अप्रोच चेंज है, मतलब 1 पॉइंट जो मैंने अभी अभी आपको बताया था 1.7 के लिए, वो दरअसल 1.7 के लिए नहीं था, वो 1.8 के लिए था। ठीक हो, ठीक है। अब देखो आपके बुक में भी 1.8 में भी उस टॉपिक को बिल्कुल उसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखकर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है प्रॉपर वे में, ठीक है। सर 1.7 में क्या करना है? देखो 1.7 में अगर आपका सवाल आता है ना, वो आपको इस तरीके से करेगा,
डिस्कस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से सवाल आ जाए, या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आप क्या करो, इसमें ना आप अपने सवाल को एक तरतीब से लेके चलो। तरतीब क्या है आपके पास? आपको नजर आ रहा है, बुक आपकी बता रही है आपको कि यार आपको पीरियड्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब पीरियड में क्या क्या जानकारी देनी है आपने? पीरियड में आपको जानकारी देनी है कि यार किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, कहां से शुरू होता है कहां पे खत्म होता है। सारे एलिमेंट नहीं लिखना है, स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड एंड्स एट दिस। टोटल एलिमेंट लिखे, स्टार्टिंग एंडिंग लिखी, उस पीरियड में शेल कितने, और शेल का नाम बताया, जैसे पहले पहला पीरियड के शेल, दूसरा पीरियड एल शेल, तीसरा पीरियड एम, सो ऑन, उसका नाम बताया, बस हो गई कहानी खत्म। पीरियड में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। 7 पीरियड लिखने, अगर आप एक एक हेडिंग डाल के हर पीरियड को लिखते भी हो तो मेरे ख्याल से आप हर पीरियड में 2 लाइनें लिख रहे हो। बेहतर है कि एक साथ सारी इंफॉर्मेशन 2 लाइन में देने के ना, छोटे छोटे से पॉइंट्स बना देना, थोड़ा सा ना सवाल लेंदी लगेगा, क्योंकि ये सवाल अगर आता है तो वो लॉन्ग में आने के इम्कान हैं। और अगर आपका पेपर सिंपल मैनर में बनाने की कोशिश की जा रही हुई, मतलब कि आपका पेपर आसान तरह रखा जाए, तो आई गेस ये सवाल आएगा पेपर, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल या रट्टा भी मुश्किल वाला नहीं है, हल्का वाला रट्टा है एज कंपेयर अदर चैप्टर्स, ठीक है। तो ये चीज हो गई, मैंने सवालों को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं जल्दी जल्दी पीरियोडिक टेबल की ना आपको कहानियां सुना दूं। वैसे तो आप लोग सब जानते ही हो, लेकिन फिर भी। सर जी बेटे। सर नोट्स में इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स भी गिवन है, तो वो भी लिखना पड़ेगा? बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड जो है वो एक आपके पास वो है हेडिंग, फिर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप है नोट्स में, वो नहीं लिखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड अगर याद कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आपको उसको लिखना चाहिए। सही है, काफी है, अच्छा खासा आप ऑलरेडी लिख रहे होगे इस सवाल में, पीरियड्स भी लिख रहे हो, फिर ग्रुप में भी, मतलब ग्रुप तो नहीं लिख रहे सारे, वरना 16 ग्रुप हो जाएंगे, 8 फैमिली ए के 8 फैमिली बी के, लेकिन उन ग्रुप्स को भी तो बल्कि वे में तो लिख रहे हो ना एटलीस्ट। अगर आप यहाँ गौर करो तो ये जो इन्होंने ग्रुप्स बताए हुए हैं बुक में, कहाँ गए, ये जो टेबल बना हुआ है, अब इसमें भी आपने भले ही 5 हिस्सों में सारे एलिमेंट्स को ग्रुप में क्लासिफाई कर लिया, लेकिन ये 5 हिस्से भी तो लिखने पड़ेंगे ना कम से कम। सही है। ओके सर। अच्छा, अब आपके मैं पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी शक्ल बना लूं। बेटा काम चला लेना, कोशिश की है साफ सुथरा बनाने की, लेकिन आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइंग में हमेशा डी ग्रेड हासिल किया है मैंने, तो काम चला लीजिए। ये वाली लाइन सबसे ज्यादा बद्धी लग रही है मुझे, मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ भाई।
ठीक है भाई। तो आपका जो पीरियोडिक टेबल है बेटा, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की है। अब इस पीरियोडिक टेबल में आपके पास बेटा ये वाला जो हिस्सा है यहां पर, ये है एस ब्लॉक, ये वाला है आपके पास पी ब्लॉक, इन दोनों के बीच में यहां है बेटा डी ब्लॉक, इसे आप कहते हो आउटर ट्रांजिशन। और यहां सबसे अलग थलग पड़े हुए होते हैं दो ब्लॉक, उनकी माशरे में जमाने में समझ लें कोई इज्जत नहीं है, कोई इनको इज्जत नहीं देता सिवाय हमारे के देनी चाहिए, इनका भी दिल होता है। तो ये आ गया आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई। अच्छा, अब इस पीरियोडिक टेबल में ये जो नीचे वाला ग्रुप है बेटा, ये कहलाता है आपके पास एफ ब्लॉक, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कहलाता है आपके पास एफ ब्लॉक। सही। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा होता है, ये कहलाता है फैमिली बी का, यानी कि यहां जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सारे बी ग्रुप्स कहलाते हैं। यहां पर दो ग्रुप्स होते हैं आपके पास फैमिली ए के, 1A और 2A, और यहां पर बाकी होते हैं 3A, 4, 5, 6, 7 और फिर 8। ठीक है, ये सारी ए प्रजाति है। अच्छा, इस तरफ आइए तो बेटा यहाँ कोने पे बिल्कुल पी ब्लॉक के साथ लगा हुआ होता है 2B, और इससे पिछू होता है 1। इस तरफ आइए 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, उसके बाद 7 के बाद 8, 8, 8, तीन होते हैं, मतलब तीनों तीन वर्टिकल कॉलम्स होते हैं यहाँ पर, तीनों को 8 ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो उस हिसाब से आपके पास जो टोटल वर्टिकल रॉज हो गई पीरियोडिक टेबल में कितनी हो गई, 8A की, ठीक है, 8A की और 8B की, 16 हो गई। दो एक्सेस हैं, क्योंकि 8 में ग्रुप 8 भी की एक लाइन नहीं है बल्कि दो लाइंस हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब यहां पर आता है आपका फर्स्ट पीरियड, फिर इसके नीचे होता है बेटा सेकंड पीरियड, फिर इसके नीचे होता है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड से हमारे डी ब्लॉक शुरू होते हैं, नहीं फोर्थ पीरियड से शुरू होते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लो। थर्ड पीरियड, ठीक है, थर्ड के नीचे यहां से हमारे पास फोर्थ पीरियड शुरू होता है, फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ और फिर सेवेंथ। ठीक है, हमारे ये पीरियड्स होते हैं। अच्छा, फोर्थ पीरियड सही है, फिफ्थ पीरियड सही है, सिक्स पीरियड में यहां पर ग्रुप 3B के साथ यहां पर एक एलिमेंट होता है लेंथेनाइड, यहां से सीरीज नीचे आ जाती है इस जगह पर, इसका एटॉमिक नंबर आई गेस 57 होता है, पक्का याद नहीं, चेक कर लेना। सेवेंथ पीरियड में यहां पर एक एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है एक्टिनाइड, और उसकी सीरीज यहां नीचे आ जाती है मजीद इस जगह पर। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, इन्हें हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड जो है आपके पास बेटा नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, एक्टिनाइड्स आपके पास रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एंड 57 + 32 आई गेस एक्टिनाइड का, एक्टिनियम एलिमेंट है बेसिकली, एक्टिनाइड्स कहलाते हैं ये फैमिली पूरी, 14 एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो 89 89। होता है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है,
और कुछ बताना है? अच्छा, ये भी 14 एलिमेंट्स हैं और ये भी 14 ही एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, इनको, इन दोनों को कंबाइनली आप रेयर अर्थ मेटल कहते हो, क्योंकि ये इतनी वाफिर मिकदार में अर्थ में मौजूद नहीं है। ये दोनों रेयर अर्थ मेटल्स हैं। लेंथेनाइट्स तो फिर भी कुछ मिल जाते हैं, एक्टिनाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, बहुत कम है। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा मेटल नॉन मेटल बताता चलूं। ये तो पूरा ग्रुप मेटल है। इस जगह पर आपके पास ऊपर की जाने मेटल होते हैं, सेंटर में मेटलॉइड्स आ जाते हैं, गलत बता दिया बेटा। यहाँ ऊपर की तरफ बेटा नॉन मेटल्स होते हैं, नीचे आते हैं तो थोड़ा सा मेटलॉइड्स मिल जाते हैं, और बॉटम साइड पर मेटल्स होते हैं। और इनमें बिस्मुथ जो है वो 83 पर होता है। बिस्मुथ से रेडियो एक्टिविटी शुरू होती है। ठीक है, बिस्मुथ ग्रुप 5 में होता है और यहां से रेडियो एक्टिविटी का आगाज होता है। यानी इससे पहले के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते, बिस्मुथ के आगे वाले सारे होते हैं। अच्छा जी, एस ब्लॉक को हमारी किताब ने रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम दिया है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक को भी, यानी कि पूरी फैमिली ए को रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है। टी ब्लॉक को, जबकि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर नजर आते हैं, लेकिन फिर भी इन गरीबों का नाम आउटर ट्रांजिशन है। और एफ ब्लॉक जबकि पीरियोडिक टेबल से बाहर रखे नजर आते हैं, लेकिन फिर भी इनको इनर ट्रांजिशंस कहा जाता है। ठीक है। अब मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं हर ब्लॉक की। सबसे पहले एस ब्लॉक की लिख रहा हूं। एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स होते हैं, 1A और 2A। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 पे खत्म होती है, या फिर NS1 से समझ लो शुरू होकर NS2 पर खत्म हो जाती है। फिर आते हैं आपके पास पी ब्लॉक्स। अब पी ब्लॉक को अगर आप 3A से लेकर 7A अलग कर लो और 8A अलग कर लो तो बेहतर हो जाएगा। इसमें मामला शुरू होता है NS1 के भरने से, और वो कंप्लीट होता है NS2 पर होता है, और उसके बाद NP भी आता है। NP कहां से होता है? 1 से लेकर 5 तक। ये बात समझ में आई बेटा? ये वाली बात सर समझ में आई सिक्स तक सर होगा। यहाँ NS1 क्यों आया है? बेटा? शुरू NS1 से ही होता है ना, सब सारा पूरा पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 से ही स्टार्ट होता है ना। सर पी में तो 6 आता है ना। हाँ तो 6 ही आते हैं ना बेटा, मैंने 6 ही तो लिखा है। 1 से 5 छठा यहाँ लाऊंगा ना, 8वें को अलग कर दिया ना मैंने, 8वें ग्रुप को अलग किया है, 7 को यहाँ तक रखा है ना, इसलिए बेटा। और NS1 इसलिए लिखा है कि सब्जेक्ट टू फिलिंग है, यहां से भरना शुरू होता है और आखिर में यहां आके फिल हो जाता है। ये है मिर्जा, क्लियर? यस सर। अब हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके पास 2s2 है, इसको याद कर लो। एक्सेप्ट हीलियम जो है कॉन्फ़िगरेशन यहां पर है NS2 NP6। अब चाहो तो इसको भी सब्जेक्ट टू फिलिंग पे ले आओ, NS1 से शुरू करके NS2 NP6 तक दिखा दो, ऐसा भी कर सकते हो। वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सीखो दोनों तरीके ताकि पता हो। एक्सेप्ट हीलियम ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद आइए आप फैमिली डी के ऊपर, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन NS2 और N-1 D1 से लेकर 10 तक ये है। बल्कि नहीं, इसको भी हम
सब्जेक्ट टू फिलिंग पे लेते हैं ना, NS2 कॉमा N-1 D1 से मामला शुरू होगा और NS2 कॉमा N-1 D10 तक जाएगा। ये समझ में आया बेटा ये वाला स्टेप? वो काम नहीं कर रहा है बीच वाला सॉकेट। अच्छा बेटा, डी के बाद नेक्स्ट एफ ब्लॉक। अच्छा एफ ब्लॉक में क्या है, NS2 कॉमा N-1 D10 कर लो इसको, और N-2 F1 से शुरू होता है मामला, NS2 कॉमा N-1 D10 N-2 F14 तक जाता है मामला। डी पे हमेशा याद रखना, जो S और P की वैल्यू होगी D उससे एक कम होगा, F जब भी आएगा वो S और P की वैल्यू से 2 कम आएगा। यानी आपकी कॉन्फ़िगरेशन में जितना मैक्सिमम S आ चुका है ना, जितना मैक्सिमम, उससे एक कम D होगा, उससे 2 कम F होगा। बस ये इस तरीके से है। तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल का आपका एक ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया रिवीजन के तौर पर, ताकि आपको चीजें याद आ जाएं। ठीक है। अच्छा, पीरियड से हमें कोई खास जानकारी मिलती है? पीरियड से हमें कुछ खास जानकारियां मिलती हैं। वो जानकारियां क्या हैं? पीरियड से हमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स का पता चल जाता है कि किसी एटम में कितने शेल्स हैं। ठीक है, एक तो ये पता चल जाता है। और क्या जानकारी हमें सर पीरियड से हासिल हो सकती है? पीरियड 1 2 3 से, पीरियड 1 2 3 से एटॉमिक साइज कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आईपी, आईपी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत सारी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, इस तरह की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन हो सकता है बाय मींस ऑफ पीरियड। मतलब एटॉमिक साइज पता, बेसिकली आपको नंबर ऑफ शेल्स पता होंगे तो आप कंपेयर कर सकते हो दो एलिमेंट्स के दरमियान। ठीक है, तो हमें ये जानकारी पीरियड से मिल जाती है। और सबसे पहले पीरियड होता क्या है? हॉरिजॉन्टल स्टडी है पीरियोडिक टेबल की। जो हॉरिजॉन्टल स्टडी है बेसिकली उसको हम पीरियड कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर आगे देखें तो ग्रुप से हमें कुछ जानकारियां मिलती हैं। विल्सी के ग्रुप से हमें क्या जानकारियां मिलती हैं? ग्रुप से हमें जानकारियां मिलती हैं कि ग्रुप, एक तो सबसे पहली चीज, ये कौन सी स्टडी होती है बेटा? ये वर्टिकल स्टडी होती है, यानी पीरियोडिक टेबल को आप ऊपर से लेके नीचे की जाने पढ़ रहे होते हो। ठीक है, और ग्रुप हमें बेसिकली वैलेंसी बताता है ऑफ एटम। अच्छा, जब हमें किसी चीज की वैलेंसी का अंदाजा हो जाता है ना, तो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का भी अंदाजा कर सकते हैं। अगर हमें वैलेंसी पता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, ये सारा पॉइंट जो है, मतलब एटॉमिक साइज वगैरह वाला, ये वाला जो पॉइंट है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर भी अप्लाई होता है, एटॉमिक साइज एक्सेट्रा। मैं लिख देता हूँ सेम एज अबव ताकि टाइम सेव हो। तो हमें ये न्यूक्लियर कुछ चार्ज। जानकारियां मिल जाती हैं। यस, जैसे जैसे नीचे आते जाते हो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज होता है, एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे आते जाते हो वैसे वैसे इंक्रीज होता है नंबर ऑफ शेल्स में। ठीक है जी।
तो ये हमारे पास कुछ बुनियादी जानकारियां हैं जो पीरियोडिक टेबल के हवाले से हमारे पास होनी चाहिए। और बेटा ये जो जितनी मैंने जानकारी दी है ना, आप यकीन करो मैंने आप लोगों का पूरा रिड्यूस कोर्स पढ़ा दिया तकरीबन यहाँ पर। वरना मैं अगर एक एक चीज को डिस्क्राइब करने बैठूं तो मैं वो भी कर देता हूँ। बेटा फर्स्ट पीरियड शुरू होता है हाइड्रोजन से, खत्म होता है हीलियम पे। दो एलिमेंट्स होते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। सेकंड पीरियड शुरू होता है बेटा लिथियम से, बल्कि मैं लिखता चला जाता हूँ ताकि सब वर्किंग में आ जाए आपके पास। इसकी पीडीएफ नहीं दे सकता मैं, पहले ही बता रहा हूँ, तो लिहाजा स्क्रीनशॉट्स लेते रहना। अच्छा, मैं पीरियड्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट पॉइंट्स में। पीरियड्स क्या है? अच्छा, इसमें हमारे पास फर्स्ट पीरियड आता है, सेकंड पीरियड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ पीरियड होता है, फिफ्थ पीरियड होता है। हर पीरियड के लिए मैंने 2 लाइनें ले ली हैं ताकि मैं उस पीरियड के बारे में जो बात लिखूंगा, जो जानकारी लिखूंगा, वो उन 2 लाइंस के अंदर ही अंदर मैं समराइज करूंगा सारी बात को। ठीक है भाई? अच्छा जी, फर्स्ट पीरियड सबसे पहले शॉर्टेस्ट होता है बेटा। ठीक है, शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। ये 2 एलिमेंट्स कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम। शेल कौन सा होता है? के शेल होता है, पहला वाला। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, NS1 से चलते चलते NS2 तक जाते हैं। ऑब्वियसली N का मतलब 1 होगा यहाँ पर। आगे आ जाइए बेटा। सेकेंड पीरियड आपके पास कहलाता है शॉर्ट पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड में टोटल आपके पास 8 एलिमेंट्स होते हैं, और ये 8 एलिमेंट्स जो हैं आपके पास शुरू होते हैं बेटा लिथियम से, खत्म होते हैं नियॉन पर। और इसके अंदर आपके पास के और एल दोनों शेल्स फिल हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें एस और पी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बल्कि यहाँ नहीं बता रहा मैं, यहाँ पर ये बता देता हूँ कि एलिमेंट्स जो हैं वो 2 एलिमेंट्स यहाँ पर एस ब्लॉक के होते हैं, आप सब जानते ही हो। 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के हैं, 6 एलिमेंट्स पी ब्लॉक के हैं। अच्छा जी, थर्ड पीरियड पे आइएगा बेटा। थर्ड पीरियड को भी हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी 8 एलिमेंट्स ही होते हैं। ये शुरू होता है पोटेशियम, नहीं सॉरी, ये शुरू होता है सोडियम से। सोडियम से शुरू होकर बेटा ये आर्गन तक जाता है, और इसके अंदर के, एल और एम शेल फिल हो रहा होता है। इसमें एलिमेंट्स वही बात है, 2 एस के होते हैं, 6 पी के होते हैं। ठीक है, फोर्थ पीरियड पे आ जाओ बेटा, इसे लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और इसके अंदर कुल मिला के 18 एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपके पास डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक शुरू हुआ है तो मामला चलता है सोडियम से, मामला शुरू होता है पोटेशियम से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और के आर पे खत्म होता है। इसके अंदर बेटा के, एल, एम, एन 4 शेल्स भर रहे होते हैं। अब इसके अंदर 2 एलिमेंट्स एस के, 6 एलिमेंट्स पी के, 10 एलिमेंट्स डी के होते हैं। फिर आ जाओ, अगला भी आपके पास बेटा लॉन्ग पीरियड कहलाता है। इसके अंदर भी आपके पास 18 एलिमेंट्स ही होते हैं। रुबिडियम यहाँ पर एलिमेंट है, और जेनॉन होता है। और फिफ्थ है तो के, एल, एम, एन, ओ तक बात चली जाती है यहाँ पर।
अच्छा, यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो 2 एलिमेंट्स एस के, 6 एलिमेंट्स पी के और 10 एलिमेंट्स यहाँ पर डी ब्लॉक के होते हैं। लॉन्ग पीरियड नहीं, सॉरी, ये लॉन्ग नहीं होता बेटा, ये लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। लॉन्गेस्ट पीरियड, इसमें कुल मिलाकर 32 एलिमेंट्स होते हैं बेटा। और ये जो रुबीडियम आप देख रहे हो, सीजियम से शुरू होता है, रेडॉन तक जाता है, के एल एम एन ओ पी तक बात चली गई है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, 32 एलिमेंट्स में से 2 एस के होते हैं, 6 पी के, 10 डी के और कुल मिला के 14 जो है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। 7th पीरियड आपके पास बेटा कहलाता है इनकम्प्लीट पीरियड। और इसके अंदर एलिमेंट्स की क्या तादाद है अभी हमें नहीं पता, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना यही है कि अभी और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे इस पीरियड के, या दुनिया में कहीं ना कहीं हो सकता है मौजूद भी हो, लेकिन हमारी जानकारी में ना हो, हमारी नजरों से ओझल हो। ठीक है बेटा, तो इसे इनकम्प्लीट पीरियड लिखते हैं। और 7th पीरियड आपके पास टोटली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, बल्कि मैं ये तो बात कम से कम यहाँ लिख ही देता हूँ, ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, और इनमें से ज्यादातर तो सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। मतलब वो कुदरती तौर पे अल्लाह ने नहीं रखे हुए हमारे लिए, बल्कि उसे हम लैब वेब में जाके हम इंसान खुद बना रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख दूं, ऑल ऑफ देम आर सिंथेटिक मेटल्स। सर जी बेटा। सर यूरेनियम बना सकते हैं खुद? यूरेनियम यार, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका इंटर इंटर कन्वर्जन मुख्तलिफ एलिमेंट्स में होता है। अब आई डोंट नो कि यूरेनियम जो है वो किस एलिमेंट के डिकम्पोजिशन से बनेगा। 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, फिजन और फ्यूजन। अगर उन दोनों रिएक्शंस पे आप 100% कंट्रोल हासिल कर लें तो आप जो चाहे बना सकते हैं। लेकिन येट यूरेनियम इज अ सिंथेटिक, इज अ नेचुरल एलिमेंट, वो कुदरती तौर पे पाया जाता है। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। सर ठीक। सर फिर नोट्स में क्यों लिखा हुआ है कि 7th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं? बेटा 32 अब तक के डिस्कवर्ड हैं, वो तो मैं भी बता सकता हूँ, मसला नहीं है। ये अब तक के डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं 72, लेकिन सिर्फ 72 हैं ये कहना गलत है। सर 32 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। नहीं, 32 नहीं है बेटा, क्योंकि 32 अब तक है, मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल में गिनती गिनना शुरू करो ना, तो आपको 32 एलिमेंट्स ही मिलेंगे। लेकिन जेनुअनली हमें ये बात भी पता है ना, ऑन दी अदर हैंड, के उसमें मजीद गुंजाइश बाकी है और मजीद एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। बल्कि अभी तादाद, आपकी किताब तो ये कह रही है 118 एलिमेंट्स हैं, अब तक तो 124 डिस्कवर हो चुके हैं। आपकी किताब की सुई अभी तक 118 पर ही अटकी हुई है। तो वही बात आती है कि मैं जो हमेशा अक्सर कहता रहता हूँ, आज मैं फिर कह देता हूँ, मुझे मौका मिला है कि अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ लो। आगे जब तुम लोगों के पोते वोते होंगे ना, तो उन लोगों को ट्यूशन का खर्चा बच जाएगा, घर पे खुद ही केमिस्ट्री पढ़ा देना। लेकिन तुम लोगों के पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अच्छा जी, अब कैरेक्टरिस्टिकली बात करते हैं ब्लॉक्स की। रिकॉर्डेड लेक्चर दिखा दूंगा। तब तक यूट्यूब बैन हो गई, ब्लॉक हो गई, वीपीएन वीपीएन सब बंद हो गया, फिर क्या करोगे? वो तो हर उसकी किस्मत है। और उस रिकॉर्डेड लेक्चर में जो तुम्हें मुख्तलिफ जगहों पे गालियां पड़ी हैं बेटा, उसका क्या होगा? तुम खुद सोचो, कब्र में तुम्हारे पांव लटके हुए होंगे, 70 साल की तुम्हारी उम्र होगी, और 18-20 साल का तुम्हारा पोता नवाजा तुम्हारे ऊपर खिल्ली उड़ा रहा होगा। शर्म के डूब मरने का मुकाम होगा उस वक्त। बताओ। सर वो देखेगा ना कि पढ़ लो वरना क्या होगा। हमारे वरना साथ यही जो हो होगा, रहा है अभी हाँ। सेकेंड ईयर में। ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा जी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल आर मेटल्स, सबके सब मेटल्स हैं।
थोड़ा सा और इसको बजाय मेटल्स लिखने के इनको लाइट मेटल्स लिख देते हैं, ठीक है। उसके अलावा एस ब्लॉक एलिमेंट दे फॉर्म कलरलेस कंपाउंड्स, ये कलरलेस कंपाउंड्स बनाते हैं। अब ये वो 3-4 कैरेक्टरिस्टिकल पॉइंट्स हैं बेटा जो आप लोगों को याद रखने ताकि आप लोग लिख सको। हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इनका। और कोई पॉइंट याद आ रहा हो किसी को? कुछ याद आ रहा है? They are good reducing They show agent. reaction with water. गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। काफी हैं 4 पॉइंट्स भी, सही है भाई। अच्छा जी, तो पी ब्लॉक की, अच्छा पी ब्लॉक को ना मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। और मैंने जब क्लास में भी करवाया था तो मैंने इसी तरीके से आप लोगों को दोनों हिस्सों में अलग अलग करके बताया था। 3A से लेके 7A और 8A। तो सबसे पहले हम 3A से 7A देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3A से 7A, यहाँ पे हमारे पास 25 एलिमेंट्स की गिनती आती है और इन 25 में से 4 गैसेस हैं हमारे पास। कौन कौन सी? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 गैसेस हैं। उसके अलावा एक लिक्विड होता है दैट इज ब्रोमीन, और 20 जो है वो हमारे पास सॉलिड्स हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। अच्छा, इनकी हाई आईपी वैल्यू होती है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन इनमें से निकालना मुश्किल होता है और डालना आसान होता है। इनकी जो है आईपी लो होती है, लो आईपीस, ठीक है। वजह क्या है? स्मॉल एटॉमिक साइज, लार्ज एटॉमिक साइज, इन्हीं चीजों के अराउंड जो है ना ये घूमता रहता है। अच्छा, कंपाउंड्स जो हैं इनके कलरलेस होते हैं और कंपाउंड्स इनके डायामैग्नेट होते हैं, यानी कि आसान लफ्जों में मैग्नेट नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी मेरे ख्याल से काफी होगी इनके हवाले से। अब अगर इनकी जीरो ग्रुप की बात करें तो ये हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है जी। तो जीरो वैल्यू शो करते हैं ये। आईपी तो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंसी के लिहाज से इनकी वैल्यू जीरो होती है। इसी वजह से इन ग्रुप का एक और नाम है, इनको हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप कहने की वजह ही सिर्फ यही है, ठीक है ना। अच्छा, हाई आईपी शो करते हैं, बहुत ही ज्यादा हाई, क्योंकि इनका शेल कंप्लीट होता है, इनको इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं सर है। जी बेटा। सर जीरो वैलेंसी हीलियम के लिए तो नहीं होगी ना? क्यों बेटा? उसकी भी जीरो ही होगी ना, क्योंकि देखो यहाँ जो वैलेंसी है वो लास्ट शेल की मीनिंग में नहीं आ रहा। वैलेंसी का मतलब हम दोनों मीनिंग्स में लेते हैं, लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, और वैलेंसी का मतलब हम चार्ज की ऑक्सीडेशन नंबर की मद में भी लेते हैं। यहाँ पे वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर की मद में आ रहा है बेटा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ऑल दीज आर डायामैग्नेटिक्स, तो ये डायामैग्नेट होते हैं सारे।
डायमैग्नेट का मतलब आसान लफ्जों में आप कह सकते हैं कि मैग्नेट बन नहीं सकते। असल वजूहात में क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ। अच्छा, सबकी सब गैसेज हैं ये, और इनमें से रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी तफसील। इसके बाद आ जाते हैं बेटा डी ब्लॉक पर। और इनको नाम आपको पता है कि इनको हम आउटर ट्रांजिशंस कहते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है क्या? नहीं लिखी। NS1 NS2 यार, बल्कि वो ऊपर लिख चुका हूं मैं, दोबारा नहीं लिख रहा यार। जो हर ब्लॉक के ऊपर बता दिया तो दोबारा लिख के क्या करूं। अच्छा, इनको आप हैवी मेटल्स कहते हो। अच्छा, हैवी मेटल्स क्यों सर कहते हैं इनको? जी बेटे। सर एक मिनट के लिए ऊपर बैठे स्क्रीनशॉट्स लो ताकि बाद में लिख सको। ले लिया सर। ओके। अच्छा, ये तमाम के तमाम तर एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास हैवी मेटल्स कहलाते हैं। हैवी मेटल्स क्यों होते हैं? ड्यू टू हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, कंपैरिजन किससे है इनका? कंपैरिजन जो है ना वो एस ब्लॉक के मेटल से है। ठीक है, कंपेयर विद एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, और ऑल आर सॉलिड, सबके सब सॉलिड्स होते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। अच्छा, एक दो बड़े मशहूर जमाना एमसीक्यूज हैं। एक है कि द ओनली लिक्विड मेटल इज मरकरी एंड द ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री सेल्सियस। सही है। अब 30 के ऊपर आप बोलोगे सर सीजियम तो आपको लिक्विड ही मिलेगा, आप बिला वजह उसको सॉलिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा जो स्टैंडर्ड निकाला गया है ना तमाम एलिमेंट्स का, आई गेस वो 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाला गया है, तो उस पे सीजियम सॉलिड ही होता है। दैट्स वाई उसे सॉलिड माना जाता है। लेकिन लिक्विड मरकरी और ब्रोमीन 20 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड्स होते हैं, दैट्स वाई इनको हम लिक्विड काउंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी जो आईपी वैल्यू होती है वो मॉडरेट होती है। सिर्फ आईपी नहीं बल्कि ईएन और ईए भी। क्योंकि क्यों? देखो, ये बेसिकली आपको अभी मैंने ऊपर जो बताया कि देखो एस और पी के बीच में अगर कोई चीज एस की बहुत ज्यादा होगी, मतलब अगर कोई चीज एक्स पर मैक्स है, एस पर, और पी में मिनिमम है, तो ऑब्वियसली ये हिस्सा क्या बनेगा? मॉडरेट बनेगा। अगर कोई चीज एस पे मिनिमम है और पी पे मैक्स पे है, तो ऑब्वियसली ये हिस्सा क्या बनेगा? अगेन ये मॉडरेट पर आ जाएगा। तो ये इस लिहाज से मॉडरेट वैल्यूज शो करता है आईपी, ईए, ईएन सारी चीजों की। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा यूजुअली आमतौर पर आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं ये, लेकिन आमतौर पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोवेलेंट फॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी खासियत देख लीजिए। इनके कंपाउंड्स ज्यादातर आपको कलर्ड मिलेंगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मिलेंगे, यानी कि जिन्हें मैग्नेट बनाया जा सकता हो, और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स बनाने की भी सलाहियत होती है। ये बात मैंने चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को पढ़ाई हुई है। वहां पर आपको मतलब रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं। बेटा स्क्रीन शो। ठीक है जी। अच्छा, आउटर ट्रांजिशन या डी ब्लॉक्स के बाद आपके पास एफ ब्लॉक आते हैं। तो एफ ब्लॉक की अब जरा तफसील देख लीजिए।
इसमें हमारे पास टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। आउट ऑफ दीज 24 एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स को अलग क्लासिफाई किया जाता है और 14 एलिमेंट्स को अलग क्लासिफाई किया जाता है। बेटा ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इनको आप कहते हो लेंथेनाइड्स, इन 14 एलिमेंट्स को आप कहते हो एक्टिनाइड्स। ठीक है, लेंथेनाइड्स आपके पास याद रखना नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं और एक्टिनाइड्स आपके पास रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर 57 से शुरू होता है और 57 + 14 71 तक जाता है। इनका एटॉमिक नंबर 89 से शुरू होता है और 103 तक जा रहा होता है। ठीक है, तो अच्छा जी, इनके कंपाउंड्स की भी तमाम तर वही खासियतें हैं बेटा जो डी ब्लॉक की है ना। इनके कंपाउंड आपको वेरिएबल, ये बात यहाँ मैंने गलत लिख दी, इनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, उसके अलावा पैरामैग्नेटिक होते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शंस हैं, एफ ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे कलर्ड होते हैं, सारा पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा शो वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं ये। ठीक है जी, और एग्जिस्ट इन वेरी लेस अमाउंट, मतलब दुनिया में बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं जिन्हें आप रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात आप लोगों से और तस्करा कर दूं कि देखो एटॉमिक नंबर 82 होता है लेड का। ठीक है, पीबी लेड। इस एटॉमिक नंबर 82 के बाद 83 से लेकर 118 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 82 तक जितने भी आते हैं वो सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, क्या आप ऐसा कह रहे हैं सर? जी बेटा, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। सर सर यस सही है। अब सर अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हमने एक जगह ऐसा पढ़ा था, कहीं एमसीक्यू में आया था स्मॉलेस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो सर वहां तो हमने H13 मार्क किया था और H13 जो है वो ट्रीटियम यानी हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन तो इसका मतलब रेडियो एक्टिव हुआ ना सर। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि 1 से लेकर 82 तक रेडियो एक्टिव नहीं होता? बेटा 1 से लेकर 82 तक जो वो आइसोटोप जो सबसे ज्यादा मिकदार में मिलता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता। मेजॉरिटी आइसोटोप्स आपके रेडियो एक्टिव होते हैं, मेजॉरिटी। ड्यूट्रियम नहीं होता, ट्रीटियम होता है। क्लोरीन में 37 नहीं होता रेडियो एक्टिव। ऑक्सीजन का एक रेडियो एक्टिव होता है, आई गेस O18 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो जो हैवियर आइसोटोप होते हैं ना इन 1 से 82 के बीच में भी वो रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन वो आइसोटोप्स इतनी वाफिर मिकदार में मिलते ही नहीं है। वाफिर मिकदार में जो उनका सिंपल वाला आइसोटोप मिलता है ना, हम बात उसके लिए कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने इनको रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव कंसिडर किया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो सर 118 के बाद अब जितने भी डिस्कवर होंगे सारे रेडियो एक्टिव होंगे? जी, वो सारे रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो रहे हैं बेटा। ओके सर। ठीक है, अच्छा 83 एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर मैं
बता दूं, ये बिस्मुथ है। तो ऐसा एमसीक्यू भी हो सकता है कि रेडियो एक्टिविटी किस एलिमेंट से स्टार्ट होती है। करेक्ट ऑप्शन बिस्मुथ होगा 83 पे। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स बताए हैं आपको, जो एमसीक्यूज के लिए भी हो सकते हैं, फिर रिवीजन के लिए आपके बड़े काम के होंगे। आई गेस मैंने शायद इनमें से बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो शायद मैंने रेगुलर क्लास में भी डिस्कस ना की हूं। आई थिंक सो। और अगर करी हैं सारी बातें डिस्कस तो फिर बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को मैंने बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से लेकर चल गया हर चीज में। जी बेटा, गैसेस भी रेडियो एक्टिव हो सकती हैं। रेडॉन सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके पास। फैमिली बी का रेडॉन रेडियो एक्टिव होता है, रेडॉन गैस ही है। यहाँ लिखा है ना ऑल गैसेस, फिर फुल स्टॉप के बाद लिखा रेडॉन इज रेडियो एक्टिव, वो इसीलिए लिखा था। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पूरी तफसील हो गई। रिड्यूस कोर्स के हिसाब से कोई ऐसी बात चैप्टर 1 से क्या मैं कोई मिस तो नहीं कर गया? अगर आप लोगों को लगता है कि सर आपने कोई ये पॉइंट मिस कर दिया या ये बात मिस कर दी, तो आप लोग मुझे बता दें ताकि मैं उसका भी रिवीजन करवा दूं। किसी को कुछ नजर आ रहा है, कोई चीज कि सर ये बात बताना रह गई हो? एमसीक्यूज वगैरह के ऊपर मत आना, भी वो मैंने सॉल्व नहीं कराया है। रिवीजन के लिए एक्सप्लेनेशन जिसकी बात कर रहा हूं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुछ ऐसी चीज जो मिस हो रही हो मुझसे। बोलिए बेटा। नो सर। ठीक है। अच्छा, अगर मुझसे कोई चीज मिस नहीं हो रही तो आज की क्लास हम यहीं पर ही खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो चैप्टर 1 के हमने थियोरेटिकली जो थ्योरी थी उसको पूरा रिवाइज कर लिया है। अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज और क्वेश्चंस जो हमें सॉल्व करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज और क्वेश्चंस वो इंशाल्लाह हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगली क्लास हमारी कल होगी। टाइमिंग्स यही रहेंगी बेटा, टाइमिंग्स अब चेंज नहीं होंगी। सही है।